Welcome. From this session, we'll also be doing the notes making strategy along with what we are studying. So, greetings at whatever time you're watching. This is our GS3 and subject is economy. This is lecture 2 and we'll do it in part 2. This will be economic planning. And in this series, we'll be also doing along with what we are studying नोट्स मेकिंग के स्ट्रैटेजी भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि GS3 के इकोनॉमी पोर्शन के लिए नोट्स स्पेसिफिकली कैसे बनाना है. So let's get going. Welcome my fellow UPSC aspirants. So before we start economy planning, हम syllabus देख चुके हैं. In the introductory video I have given you all the idea about how to approach the syllabus and how to make the notes. Okay, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इकॉनमी बहुत लंबा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा मैं. एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट माई पेस. ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है. देखो, हाउ आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम फॉलोड बाय दोज फॉलोड बाय अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि वो 2015 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आया था. एकदम हॉट टॉपिक था. वी डिड इट. डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकॉनमी एंड मोनेटाइज्ड इकॉनमी. मैंने आपको बताया कि केयर इकॉनमी जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया तो उससे पहले कोई नहीं पढ़ा रहा था. बट अगर एग्जाम में आपको आ जाता और आपके पास ऑप्शन नहीं होता इसको छोड़ने के लिए, तो हाउ डू यू हैव अप्रोच्ड इट. बताया मैंने कि केयर इकॉनमी को नॉर्मली सोचो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे ही सोचो या प्लानिंग पे ही सोचो, एंड देन वी वुड हैव आंसर्ड इट. ठीक है, थोड़ा सा वर्बैटियम मीनिंग ही लगाते तो पता लग जाता. ठीक है, एंड हाउ कैन द केयर इकॉनमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकॉनमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट. अब देखो इसमें थोड़ा सोसाइटी का एंगल भी है एंड देन वी ऑल्सो हैव रिसोर्स मोबिलाइजेशन का भी, एंड हाउ कैन में दैट इज प्लानिंग ऑल्सो. नेक्स्ट this becomes again resource mobilization का part, but we'll see. Among several factors, India's potential growth, the saving rate is, ये चलो यहाँ नहीं करेंगे, ये पूरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है. हाउ फिजिकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है. सो प्लानिंग कमीशन पे हमें ये दोनों मिल रहा है. प्लानिंग पे, नॉट प्लानिंग कमीशन बट प्लानिंग पे. तो हमारा अप्रोच पढ़ने का होगा, मैंने आपको बता दिया है कि इकॉनमी प्लानिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया पढ़ेंगे, प्लानिंग टुडे, नीड, रोल, सिलेबस से लिंक करके बताया मैंने आपको. तो देखो कोई भी चीज़ शुरू करेंगे ना, आपको अपने नोट्स भी देखो, नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी में आपको यही करना है. बिफोर यू स्टार्ट एनी टॉपिक, जैसे इकॉनमिक प्लानिंग है, तो इकॉनमिक प्लानिंग पढ़ने से पहले हम उसके क्या क्या डायमेंशन को पढ़ना है ये हम क्लियर कट नोट डाउन करेंगे. अब इससे क्या होगा कि जब एग्जाम से पहले हमको रिवाइज करना होगा ना, तो हम इकॉनमी प्लानिंग खोलेंगे और देखेंगे कि अच्छा मेरे को डेफिनेशन याद है ना, हाँ याद है. अर्ली प्लानिंग याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है. प्लानिंग टुडे याद आ रहा है, याद आ रहा है. अचीवमेंट याद आ रहा है. ऐसे होगा रिविजन. क्योंकि अगर पूरे ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो रिवीजन नहीं हो पाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डे बिफोर, अ नाइट बिफोर एग्जाम. ठीक है, तो नोट्स अपने को उस समय के हिसाब से बनाना है कि उस समय कितना पढ़ा जाएगा मेरे से. ठीक है, एंड रिमेंबर हमेशा नोट्स ऐसे ही बनाना है. डू नॉट टेक एनी अदर शॉर्टकट. कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. ओके, तो चलिए, दीज आर द डायमेंशन. मैं आपको बता देता हूँ. प्लानिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया पढ़ेंगे, देन प्लानिंग टुडे पढ़ेंगे, नीड फॉर प्लानिंग, रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, अचीवमेंट उसके कुछ होंगे यानी कि कंट्रीब्यूशन, देन शॉर्ट कमिंग एंड चैलेंजेस होंगे वो पढ़ेंगे, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे. व्हाट आर दोस, लाइक बैकग्राउंड उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या था, एलपीजी रिफॉर्म क्या थे, फिजिकल रिफॉर्म क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी का रिफॉर्म क्या था, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट, उसके नेगेटिव इंपैक्ट, मिडिल इनकम ट्रैप, ये बहुत ज़रूरी से पढ़ेंगे, वे फॉरवर्ड, एंड देन नीति आयोग का. देखो अब ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा कभी ना आए. ठीक है, कि कंपेयर नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, जो नहीं ही आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज देखो इकॉनमी इज़, जो आप प्री में पढ़ते हो ना उसका एप्लीकेशन है. तो आपका प्री वाला कंसेप्ट जब तक स्ट्रांग होगा ना तब तक आपको धीरे धीरे ये भी और समझ में आने लगेगा. अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपका प्री पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा ना समझ में आए कि सर क्या बोल रहे हैं. बट जैसे जैसे आप प्री पढ़ोगे और आपके पास ये नोट्स रहेंगे ना, आपको बैकग्राउंड में समझ आता जाएगा. बट ये नहीं करो कि पहले प्री पढ़ के आ जाओ, वो होता रहेगा. बट अभी लेट्स फोकस ऑन दिस. तो इकोनॉमिक प्लानिंग, हमसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन रखेंगे, डेफिनेशन अपना. तो लिखो इकोनॉमी प्लानिंग का डेफिनेशन एज इट इज़ लिखो इसको. इसमें से 4-5 वर्ड याद आएंगे, उनको लिखना है. देखो इकोनॉमी प्लानिंग, किसी चीज़ के प्लानिंग में क्या करते हो? प्लानिंग में ये करते हो कि हाँ पहले टारगेट सेट करते हैं कि अच्छा चलो मुझे यहाँ से निकलना है और लेट्स से मुझे दिल्ली जाना है. तो दिल्ली जाना है तो प्लानिंग करेंगे कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है, फलाने फलाने डेट को जाना है. ये हो गया मेरा टारगेट. ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है, घर से निकलना है और लेट्स से दिल्ली जाना है. सो दिस इज, नाउ हाउ विल आई बी गोइंग, दिस इज प्लान. आई हैव सेट माई एम कि दिल्ली जाना है. हाउ विल आई बी गोइंग इज़ माई प्लान. प्रायोरिटी क्या है मेरा कि यहाँ मुझे सेफली और सस्टेनेबली पहुँचना है. तो इकोनॉमी प्लानिंग का भी तो यही काम होगा ना. क्या है? सिस्टमैटिक एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. एकदम गोल ओरिएंटेड है कि दिल्ली पहुँचना है मुझे. थ्रू विच गवर्नमेंट डज वॉट, आइडेंटिफाइज इकोनॉमिक प्रायोरिटी
सेट्स डेवलपमेंट टारगेट, देखो वही चीज़ों में पढ़ा रहा हूँ, एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज, जैसे आपने प्लान कर लिया यहाँ से जाने के लिए, फिर क्या करोगे, अपने ब्रश पेस्ट पैसा वैसा सब कुछ डिसाइड करोगे, क्या टिकट है, कितना पैसा खर्चा करना है, कैसे जाऊँगा, तो आपने क्या किया, रिसोर्स को एलोकेट किया, ठीक है, सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, यहाँ जितने तरह के रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट यूज़ करेगी उनको, ठीक है, टू अचीव वॉट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। देखो किसी भी इंट्रोडक्शन को पढ़ने का यही तरीका है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो कि अल्टीमेटली मैं इसको जब प्रोसेस करूँगा तो मैं इसको प्रोसेस करके कैसे रेप्लिकेट कर पाऊँगा, वो ऐसे ही करूँगा कि हाँ याद करूँगा इकोनॉमी प्लानिंग ये था, सरकार की एक एजेंडा होती है कि हाँ मुझे एक गोल ओरिएंटेड प्लान बनाना है जिसमें प्रायोरिटी मेरा इकोनॉमिक सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर मतलब इकोनॉमी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट मेरा प्रायोरिटी है, और मुझे इसके अकॉर्डिंग रिसोर्स को एलोकेट करना है, रिसोर्सेज में मेरे पास क्या क्या है। देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ ना एलोकेट रिसोर्स इज़ एनफ, मुझे ह्यूमन फाइनेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलोकेट रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ये भी एनफ है, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स कैसा है आप उसमें फिलर्स डालोगे, ठीक है। नव आ जाओ, अब नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इन अर्ली इंडिया। तो अर्ली इंडिया में प्लानिंग कैसे होती थी, उसका एक एवोल्यूशन रहा होगा कि भाई पहले आज़ाद हुए हम, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया, फिर हॉलीडे प्लान आया, ठीक है, फिर आपका हाँ हॉलीडे प्लान आएगा, फिर रोलिंग प्लान्स आता है, फिर 5 ईयर प्लान्स आते हैं, फिर आपके पास सिंगल ईयर प्लान्स आते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कि सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान्स आते थे, टॉप टू बॉटम अप्रोच था कि वहाँ प्लानिंग कमीशन बैठ के पूरे देश का नियम कानून बना देती थी, याद करो हमने पढ़ा था उसमें भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स में कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हो रहा है जिसकी वजह से सारी दिक्कत आ जा रही हैं, ठीक है। तो अर्ली स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल था कि सब कुछ जो करेगी केंद्र सरकार ही करेगी, नॉट केंद्र सरकार, कोई भी सरकार ही करेगी। तो एग्जाम्पल में लिखोगे पहला सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान्स था, पहले ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच हुआ करता था, एग्जाम्पल में दोगे हैरोल्ड डोमर मॉडल, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फोकस क्या था हमारा, प्रायोरिटी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर था कि अपने को इंडस्ट्री बनाना है, रिसोर्सेस बनाने, ये करना है। देन सेकेंड प्लान था महालिनोबिस प्लान, इसमें हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज बनाए, प्रायोरिटी कैपिटल फॉर्मेशन था। देन इसमें हेवी इंडस्ट्री, जैसे मान लो इसमें राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाए थे, हम लोग बनाए थे इसको जर्मनी की मदद से, राउरकेला लिख, जैसे एग्जाम्पल है बस, नॉट नेसेसरली लिखो, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी हेल्प से, जर्मन के हेल्प। अब बताओ कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाए थे हम लोग, और दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाए थे, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे, लिखोगे कमेंट में, ठीक है, आई विल गेट टू नो कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ, हाँ पता है नहीं पता होगा, स्टिल गो गूगल इट, फाइंड इट एंड कम एंड राइट इट, थोड़ा तो एफर्ट करो ना यार, क्या चाहते हो सब कुछ पैसिव हो जाए। चलो पहला था सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान, देन केम पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ कि जो करेगी सरकार ही कर रही, पब्लिक, जैसे हल हो गया, व्हाट इज हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बेल बन गया था, ठीक है, पीएसयूज ही सब कुछ जनरेट कर रहे थे, है ना, जैसे सेल गेल बेल जितने भी थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका गैस अथॉरिटी लिमिटेड, ओएनजीसी, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही थी, देयर वाज नो प्राइवेट। अब देख लो यही तो ड्रॉबैक है ना इसका कि पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ कितना ज़्यादा आगे जाएगा, बिकॉज सरकार के पास 50 तरह के काम हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, HAL वॉज डोमिनेटिंग इन डिफेंस, गेल वॉज डोमिनेटिंग इन गैस, सेल वॉज डोमिनेटिंग इन स्टील, ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखो क्या, अब उन्होंने क्या किया, अब उसको ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जैसे अभी जैसे डिफेंस है, डिफेंस को भी उन्होंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। देयर आर वेरियस कंपनी, जैसे महिंद्रा बना रही है डिफेंस के वेपन्स बना रही है, अडानी बना रही है डिफेंस के वेपन, रिलायंस बना रही है डिफेंस के वेपन्स। सो दिस आर थिंग, जैसे मान लो रफाइल का डील रिलायंस के साथ हुआ था, तो उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ था। अभी ये उसका चेंज बता रहा हूँ कि कैसे चेंज हुआ। देन और क्या था कि हमारा फोकस, अभी देश आज़ाद हुआ था, हमारे पैसा बचाना था, रिसोर्सेज बचाने थे, तो हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे कि सब कुछ घर के अंदर ही बनाओ, बाहर से इंपोर्ट कुछ नहीं करना, एकदम एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह फंक्शन करना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है। फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, हेवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। तो देखो अब ये प्लानिंग मॉडल आप अपने से सोचोगे कि क्या मतलब, थोड़ा सा रिफॉर्म पढ़ोगे तो रिफॉर्म में पता लगेगा कि हाँ पहला प्लान तो सच में सेंट्रलाइज्ड प्लान हुआ करता था, देन पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ हुआ करता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा था,
देखो ये टर्म्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको एग्जाम में लिखोगे इन केस अगर आता है तो। देखो इसके आने का चांसेस उतना ही कम है कि मैं आपको पूरा लिखने एक्सप्लेन करने बोलेगा। आप इसको एज अ पॉइंटर याद रखोगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, वहाँ पे आप इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे। कभी ऐसा तो नहीं है कि राइट फीचर ऑफ अर्ली प्लानिंग इन इंडिया, आ सकता है, नहीं आ सकता है नहीं कह सकते, आ सकता है कि हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड, तो आप उसमें थोड़ा सा ग्लिम्स तो दोगे ना कि फीचर में कैसे, तब पहले का फीचर क्या था, अभी का फीचर क्या है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म एंड पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ बढ़े हम, क्यों? क्योंकि उसके बाद से पता था कि अगर कुछ भी सस्टेन ग्रोथ करना है तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, और लैंड एक्विजिशन करने के लिए लैंड रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड रिफॉर्म यानी कि लैंड तो फंडामेंटल राइट था उस समय 31 के अंदर, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर सारा केस हुआ अपना, कौन कौन सा, शंकरी प्रसाद वाला केस, सज्जन सिंह, केशवनंदा भारती केस, एंड धीरे धीरे करके हम इवॉल्व किए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बन के निकला। हम इसको निकाल के लैंड को निकाल के हम आर्टिकल 300 में डाले, विच बिकेम आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन फंडामेंटल राइट, एंड देन एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड सीलिंग। वी नो लैंड, ये हमने लैंड एज ए इनपुट में भी पढ़ा था। देन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव किए। व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया, हमने अलाउ किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देने के लिए, कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्ट करो। तो हम डिफरेंट एक्ट्स लेके आए, क्या था, फेरा, दिस वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, वॉज इम्प्लीमेंटेड 1974 में। फिर इसको, इससे हम आगे बढ़े, इसके ड्रॉबैक्स निकले। अब देखो फेरा पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, 50 पेज का फेरा नहीं पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। प्री के लिए चाहिए 2 लाइन वहाँ पढ़ेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ था। बेंचमार्क जैसे पढ़ेंगे तो बेंचमार्क पढ़ेंगे, पहले एक्सटर्नल बेंचमार्क हुआ करता था, फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग बेंचमार्क्स आए, ये तब पढ़ेंगे, अभी नहीं ज़रूरत है इसका। उसी तरीके से फेरा पढ़ने मत बैठना, सर फेरा तो नहीं पढ़ा आपने, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ना है। जो उसकी 4-5 लाइन पॉइंट्स हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। देन लेटर रिप्लेस्ड इट बाई फेमा, वट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, कि हम इतना ही इस प्रकार से हम फॉरेन से बोरोइंग या फिर फॉरेन से करेंसीज ला सकते हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री में, सो दैट हम डेट ओवर बर्डन भी नहीं हो जाते। तो इट वॉज मिक्सड इकॉनमी, कंप्लीटली ओपन भी नहीं था। बैलेंस्ड ग्रोथ को फोकस कर रहे थे उस समय, क्या क्या, जैसे इक्वल फोकस वॉज प्लेस्ड ऑन डायमेंशनल ग्रोथ, जैसे कि हर चीज़ ग्रो करना है, एजुकेशन को ग्रो कराना है, हेल्थ को ग्रो कराना है, तो एम्प्लॉयमेंट को ग्रो कराना है। अब देखो ये सब कहाँ से लेके आओ, सिलेबस का ही तो पार्ट है, राइट। तो बैलेंस्ड ग्रोथ कर रहे थे। देन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, सब कुछ लाइसेंस राज में चल रहा था, इंस्पेक्टर राज था, लाइसेंस राज था, सब कुछ के लिए लाइसेंस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एकदम नॉन एग्जिस्टेंट ही था। जैसे एग्जांपल लिखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, कि आपको पानी के लिए एक लाइसेंस लेना है, कंक्रीट बिछाने के लिए एक लाइसेंस लेना है, ट्रकें चलाने के लिए एक लाइसेंस लेनी है। तो ये पूरा इंस्पेक्टर राज था यहाँ पे, लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये था फीचर ऑफ अर्ली प्लानिंग। तो अब क्या हुआ, प्लानिंग टुडे क्या चेंज हुआ। तो अब जैसे जब ये पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे इसी में नीति आयोग वर्सेस, ये वाला पोर्शन यहाँ पढ़ेंगे, नीति आयोग वाला पोर्शन को यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते थे, बट सिंस वो एक अलग डायमेंशन में चला जाएगा उसको यहाँ रखेंगे। बट याद रखना कि जब प्लानिंग टुडे में नीति आयोग को भी यहीं पे इनकलकेट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट नीड क्या आ पड़ी, इस पूरे इकोनॉमी प्लान करने की नीड क्या आ पड़ी। जैसे आपको मैंने बोला कि आप घर से निकले, अपने अपने घर से उठे और चले दिल्ली की ओर, तो यहाँ जाने के लिए जो आपने ये पूरा जुगाड़ लगाया, प्लान किया, ये किया, यहाँ जाने की नीड क्या थी, कुछ तो नीड रहा होगा। उसी तरीके से इस पूरा इकोनॉमी प्लानिंग को, असल में प्लानिंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन को कोई नीड तो रही होगी। अब सोचो नीड क्या हो सकती है, एक देश के पास नीड क्या हो सकती है। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जाओ, सोचो इसको करंट से, कि भाई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अचीव करना था इन फेज्ड मैनर। तो क्या आया, अब जैसे नीति आयोग अभी क्या कर रही है, नीति आयोग अभी 17 ईयर स्ट्रैटेजी, 3 ईयर प्लान, ठीक है, 3 ईयर विजन लेके आ रही है, 17 ईयर विजन, 3 ईयर प्लान्स ऐसे करके। देन वी ऑल्सो हैव एनडीसी का अभी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, COP 21 में हमने अपना एग्रीमेंट दे के आए हैं, वहाँ पे प्रॉमिस करके आए कि हम अपने हिसाब से ये इतना रिड्यूस करेंगे, दैट इज़ वी हैव प्लान फॉर नेट ज़ीरो बाई 2070। नीड और क्या है, नीड इंक्लूसिव ग्रोथ की है। कहाँ से आया ये पॉइंट, इकोनॉमी के सिलेबस से आया, लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। सो एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल चैलेंज, तभी तो है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या क्या हो सकता है इंक्लूड में, किसको इंक्लूड करोगे इंक्लूसिव में,
पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयड, इनइक्वालिटी, इन सबको एड्रेस करना है। और भी लिख सकते हो, वुमेन, वनरेबल, सबको इंक्लूड करना है। तो नीति आयोग इसके लिए क्या करती है? नीति आयोग एमपीआई लेके आती है, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और उसके अकॉर्डिंग डेटा से पता लगता है कि नियरली 11.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब एक और चीज़ आप बताओगे, इट्स योर रिसर्च, देखो है तो वो प्री का टॉपिक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप रिसर्च करके लाओगे, आपको प्री में ही बेनिफिट करेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग की है और जो यूनाइटेड नेशन की है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो मैं बता देता हूँ। इसमें 12 पैरामीटर यूज़ होते हैं, इसमें 10 पैरामीटर यूज़ होता है। बट अब दोनों पैरामीटर में डिफरेंस कौन सा पैरामीटर है और उसकी वेटेज कितनी है, ये आप मुझे बताओगे। दो ये प्री का हिस्सा है, ठीक है। अब और किस लिए चाहिए? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कहाँ से लाए ये पॉइंट? इकोनॉमी से ही, सिलेबस से लेके आया हूँ। देखो आपको सोचना भी ऐसे ही है कि देखो जैसे टारगेट हम पता लेंगे कि कोई किसी चीज़ का टारगेट अचीव करना है, तो सबसे पहला सवाल होगा कि क्यों अचीव करना है, और अचीव करना है तो क्या अचीव करना है। तो हमारे सिलेबस में ही दिया है ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, प्लानिंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सॉरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, पॉलिसीज़ चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ चाहिए। तो ये तो सिलेबस से ही निकाल के लाओगे, अपना सोच के ऐसे सोचे और दिमाग से निकाल के लाए कि हाँ ये एंगल बोल सकता है। तो नीड ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग हो सकती है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, लिख लिया। अच्छा नीड ऑफ प्लानिंग हो सकती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए, अच्छा तो उसके ऊपर एक पॉइंट बना लिया। अच्छा नीड ऑफ हो सकता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, मोबिलाइज तो कर लिया, उसको यूटिलाइज भी करेंगे। तो उसी तरीके से सोचेंगे। देन रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी चैलेंजेस। देखो दिस लिस्ट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव, ये खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो आपको देखना है कि मुझे वैसे चीज़ें लिखनी है जो मुझे याद रहे, एंड कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो वैल्यू ऐड करें। देखो एग्जाम इज़ नाउ चेंजिंग, तो आप उसी पुराने तरीके में नहीं अटक सकते हो। अब देखो इसी को आप कैटेगराइज करके भी लिख सकते हो कि जैसे नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है तो लिखोगे सोशल नीड। अब सोशल नीड के अंदर 4 पॉइंट लिखोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, वनरेबल सेक्शंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन, इंक्लूसिव ग्रोथ, 2 पॉइंट लिखे। देन इकोनॉमिकल नीड, पहले इकोनॉमिकल नीड लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे? मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल लिखोगे, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट लिखोगे, एनडीसी का कॉन्ट्रीब्यूशन। सो क्या कर रहे हो ना, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो आंसर का। स्ट्रक्चरिंग देखो एग्जामिनर को ना ये दिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने वेरियस पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ पे, वरना उसको अगर पैराग्राफ दिखा दोगे ना वो बोलेगा अच्छा हाँ लिख दिया चलो 2 मार्क्स दो, खत्म करो। लेकिन जब उसको दिखाओगे ना अच्छा इसने अचीवमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में लिखा है, अच्छा सोशल नीड के अंदर इसने कुछ लिखा है, अच्छा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर इसने 2 पॉइंट लिखा है, अब उसको ना 2 मार्क्स देने का मन नहीं करेगा, उसको एटलीस्ट 4 मार्क्स देके जाएगा वो। इतना में तो खेल खत्म हो गया, आप आईएएस से नॉन आईएएस कैटेगरी में चले गए। ओके, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। नाउ अंडरस्टैंड रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी चैलेंजेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे जनधन मोबाइल, ट्रिनिटी, डीबीटी और हाँ जेएएम, जनधन आधार मोबाइल, है ना। क्या था इससे, इससे क्या किया हमने? रिसोर्स के लॉस को, लीकेज को रोका हमने। और कैसे कितना रोका हमने? सेव्ड ऑलमोस्ट, डेटा आया था नीति आयोग का, ऑलमोस्ट 27.3 लाख करोड़ हमने सेव किया है बाय यूजिंग जनधन मोबाइल ट्रिनिटी। देन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टू व्हाट प्रिवेंट साइफनिंग ऑफ द फंड। देखो ऐसे टर्म्स ना लिखना है, साइफनिंग ऑफ द पेमेंट, साइफनिंग ऑफ द फंड। एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी चैलेंजेस, व्हाट आर द इमरजेंसी चैलेंज? क्लाइमेट चैलेंज आएगा, जैसे हमने बनाया NCAP, नेशनल क्लीन व्हाट दैट, क्लीन एयर एक्शन प्लान, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्लान, उसी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एंड एक्शन प्लान बनाया हमने। व्हाट वाज दिस, ये जिसके आधार पर दिल्ली गवर्नमेंट ऑड इवन प्लान्स लाती है ना। तो GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एंड एक्शन प्लान। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, ये लेके आए हम। सप्लाई चेन और शॉक अब्जॉर्व करने के लिए, जैसे अभी इमरजेंसी आया था पैंडमिक, तो सप्लाई चेन शॉक लगा था, क्या लेके आए हम? आत्मनिर्भर भारत लेके आए। इथेनॉल ब्लेंडिंग, अभी जैसे ईरान जो मिडल ईस्ट वॉर चला उसके हिसाब से क्या लेके आए? इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम क्लीन मोबिलिटी सिस्टम के लिए। तो इन सब चीज़ों से क्या पता लगता है कि प्लानिंग, नीड प्लानिंग का ये चीज़ की वजह से है। देखो क्या ये इतना ही है सर, इसके अलावा और कोई नीड नहीं हो सकता है? एन नंबर ऑफ नीड्स हैं बच्चे, एन नंबर ऑफ नीड्स। लिस्ट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव, चलता रहेगा। तो आपको भी उसी हिसाब से फोकस करके लिखना है कि अच्छा हाँ मुझे प्रायोरिटाइज करना है अपने हिसाब से और उसको लिखना है, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखेंगे कि इन सब में देखो डेफिनेशन हम क्या क्या कर लिए उसको टिक भी करते चलेंगे। डेफिनेशन, प्लानिंग, प्लानिंग टुडे, अचीवमेंट करेंगे, इसका अचीवमेंट क्या रहा इस पूरे का, एंड देन विल डू रिफॉर्म्स।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि रोल ऑफ प्लानिंग क्या होता है। जैसे नीड कहा हमने कि प्लानिंग का नीड, तो ये सब के लिए नीड है। रोल क्या होता है? अब एक बात बताओ, अगर आप प्लान कर रहे हो, घर से निकले और दिल्ली जाने के लिए प्लान कर रहे हो, प्लानिंग की नीड क्यों थी? क्योंकि आप चाह रहे थे कि मैं सिस्टमैटिकली वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अब जब आपने उसके आधार पे प्लान किया, तो उस जो प्लान बना उसका रोल क्या है? कि आपको सेफली ले जाना। यही तो होगा ना उस प्लान का पूरा मोटिव, ये होगा कि आपको सेफली अपने घर से निकाल के अपने गंतव्य तक पहुंचा देना है, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना है। तो नाउ रोल ऑफ प्लानिंग इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। देखो, अगर जैसे ये क्वेश्चन ही आ गया, सीधा आया था, तो क्या लिखोगे कि प्लानिंग इज नॉट जस्ट एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो इकोनॉमिक planning is not just generating economic growth but also ensuring that benefit reaches every section of society। तभी तो है इसका प्लान। इस प्लान का इस पूरे प्लान का प्लान क्या है? ये प्लान बनाने का प्लान क्या है कि भाई जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ हैं वो तो चलो ठीक है, बट इंश्योर करना है कि जो बेनिफिट है वो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जा रहा है। एड्रेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू व्हाट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स। अब सोशल प्रोटेक्शन मेजर क्या हो सकती है? सरकार अलग अलग अंत्योदय योजना निकाल रही है, अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना निकाल रही है, फार्मर बेनिफिट के लिए स्कीम निकाल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड निकाल रही है। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मैं बता रहा हूँ, रिसोर्सेस और आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि मुझे यूटिलाइज किसको कहाँ करना है। बताओ रोल क्या होगा कि प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कहाँ से लाया हूँ? सिलेबस से ही लेके आऊँ। देखो, जो नीड था वही तो रोल होगा ना अल्टीमेटली। ठीक है, बस एक हेडिंग था, क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे बनाना पड़ा आपके लिए, वरना फिर इनको सर ये पोर्शन तो मिस हो गया मेरा। लेकिन बात वही है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव किसको किसको इंक्लूड करोगे? वनरेबल को, पुअर को, अंडर एम्प्लॉयड को, या फिर अनएम्प्लॉयड को, है ना? और ये क्या होगा? दिस विल जनरेट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस ऑल सेक्शंस। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे तो दिस इंक्लूड ऑल द सेक्शंस। जैसे अभी देखो, जो पहले मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब वो क्या हो गया? वीबी जी राम जी, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद है, सॉरी। ठीक है, देन प्रधानमंत्री, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देन यही नहीं, विश्वकर्मा स्कीम फॉर ब्लैक स्मिथ्स, तो ऐसे स्कीम हुए। देन डू व्हाट? प्रमोट एंटरप्रेन्योर एंड ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, इसी नीड को अगर यहाँ भी लिखते, जैसे चलो यहाँ लिख देता हूँ और मैं आपको यहीं पढ़ाता, प्रमोट एंटरप्रेन्योर एंड ह्यूमन कैपिटल। अब बताओ, अगर मैं पढ़ाने में आपको यही पढ़ा देता यहाँ पे, तो आप क्या बोलते हैं कि सर नहीं, ये पॉइंट कुछ हटा सूट नहीं कर रहा है। नहीं, देखो, गोल वही है, अल्टीमेट वही एम यही है कि जो नीड है वही उसका रोल भी होना चाहिए, तभी तो सक्सेसफुल होगा। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर एंड ह्यूमन कैपिटल, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? जैसे पीएम सवानिधि दे रही है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, कोलैटरल फ्री लोन दे रही है। देन पीएम कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए। एसएचजीस को बैंक लिंक से कर रही है, नाबार्ड से बैंक लिंकेज, सो दैट एसएचजीस कैन गेट लोन। स्किल इंडिया फॉर डेवलपिंग इंडिया स्किल थ्रू डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। देन सर्व शिक्षा अभियान चला था, रिमेंबर इंडिया 17% एजुकेशन था इंडिया में मात्र। देन सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, देन वी हैड 74% ऑफ एजुकेटेड्स। तो विच मीन्स 74% एजुकेटेड इन सेंस लिटरेट, कि वो पढ़ना लिखना अपना नाम लिख पढ़ सकते हैं। तो पहले तो वो भी नहीं था। और क्या है? और बताओ इसका रोल क्या होता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करेंगे प्लानिंग से। जैसे मान लो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गई। मुंबई में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, मुंबई का एसजीडीपी ज़्यादा है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस बिहार का कम है, उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, बिहार का कम है, उधर चले जाओ मणिपुर में और कम है। तो क्यों? इससे प्लानिंग से क्या करेंगे हम? रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करेंगे। अब देखो, बोलोगे सर ये एग्जाम में ये कैसे हिट करेगा? ये सोचना है आपको, डायमेंशन सोचना है अलग अलग। पूरे जीएस को खंगालो ना यार, जीएस 1 पे जाओ, देखो क्या अच्छा जीएस 1 पे प्लानिंग का क्या काम कर सकता है। ज्योग्राफी है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम कर सकता है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का काम कर सकता है। जीएस 2 पे आ जाओ, जीएस 2 पे अच्छा कौन कौन सा अच्छा सोसाइटी है, या सोसाइटी के ऊपर क्या कर सकता है, वुमेन के ऊपर क्या कर सकता है, अच्छा गवर्नेंस के ऊपर करता है, वनरेबल, अच्छा वनरेबल को डेवलप करा सकते हैं। ऐसे सोचो, दिमाग में लाओ। देन जीएस 3 पे आ जाओ, इकॉनमी, अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छा फिजिकल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिडक्शन कर सकते हैं। अरे यही तो लिखना है। अगर यहाँ पे लिखते हैं कि नीड ऑफ प्लानिंग इज टू हैव सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, सस्टेनेबल फॉरेक्स रिजर्व या सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो गलत थोड़ी हो जाता पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन का क्या डिमांड था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है। खोलो अपना दिमाग और एक्सप्लोर करो टुवर्ड्स द अवेलेबल डायमेंशन। ठीक है, रोल हो गया। देन
सोशल सिक्योरिटी एश्योरेंस, यही बताया मैंने आपको अभी। जैसे सोसाइटी दिमाग में आया, सोसाइटी के ऊपर सोच लिया, गवर्नेंस दिमाग में आया, गवर्नेंस के ऊपर सोच लिया। अब इसके लिए सरकार कुछ ने कुछ किया होगा। सोशल सिक्योरिटी एश्योरेंस के लिए सरकार ने क्या किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई है। 67% ऑफ पॉपुलेशन आर कवर्ड इन दिस, बताया था आपको जब पढ़ा रहा था कि हाउ 67% पॉपुलेशन इज कवर्ड इज इसका प्रोज भी, ओनली 67% ऑफ पॉपुलेशन इज कवर्ड इज इसका कॉन्स भी। देन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है हमने, डायरेक्ट खाते में डाला है, ई रूपी का इस्तेमाल किया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ई रूपी, दिस आर व्हाट सोशल सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया हमने। जैसे इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलता है, वृद्धा पेंशन जिसको ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं। सो व्हाट आर दीज थिंग्स डूइंग, सोशल सिक्योरिटी तो कर, तो रोल ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग ही तो है ये सब, है ना। तो ऐसा कभी नहीं, राइट डाउन द नीड एंड रोल, एक ही चीज़ है वो। अब कमिंग, अभी तक का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, अचीवमेंट क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यही पढ़ेंगे। आ जाओ पढ़ते हैं। अभी तक प्लानिंग कमीशन द सेंस कि नॉट प्लानिंग कमीशन, कि प्लानिंग का ओवरऑल क्या रोल रहा है। जैसे प्लानिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, हाउ, एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ आया, ये तो बोल दिया तुमने, आया एक्सेलरेटेड। कैसे आया, आप लिखोगे एग्जाम्पल कि फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान वॉज ग्रेट सक्सेस, जितना उम्मीद करते 3.6 अचीव हो गया था, टारगेट था हमारा 2.1 का ही। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ किया हमने, कि सिर्फ इतने में हमने सिर्फ स्टील नहीं लगाए, हमने स्टील लगाया, केमिकल लगाया, पेट्रोलियम लगाया, फर्टिलाइज़र लगाया, सेल, गेल, बेल, एचपी, इंडियन ऑयल, ये सब बना था। इवेंचुअली रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्लांट बन गया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्लांट बोलो, स्टील प्रोड्यूसर बोलो, इंडिया आज के डेट में। मैं आपको बोला था बताने के लिए कि राउरकेला स्टील प्लांट किसकी मदद से बना है, वो तो मैंने बता दिया आपको, जर्मनी। देन दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी मदद से बना है, और एक और कौन सा बोला मैंने आपको, भिलाई किसकी मदद से बना है, ठीक है, ये आप बताओगे मुझे। एजुकेशनल एक्सपेंशन हुआ, कैसे, स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस बना। यूटिलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, द रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, है ना। और इसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। उदाहरण कैसे दोगे कि भाई 2010 तक में, बाई 2010 378 यूनिवर्सिटीज़, 18,000 कॉलेजेस एंड 1.5 लाख हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुके थे। तो ये था हमारा, दिखाएंगे कि भाई इनका अचीवमेंट ये था कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ आई हमारे पास, एजुकेशनल एक्सपेंशन हुआ हमारे पास। देन साइंस एंड टेक का एक्सपेंशन हुआ, कैसे, वो आईआईटीज़ बने, एनआईटीज़, एम्स, सीएसआईआर, इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एम्स बना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ऐसे बना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटीज़ बने, एनआईटीज़ बने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली। अब देखो ये यहाँ पे प्रोज है, कहीं इसी पॉइंट को कौन चूज कर सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ ओनली द थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया स्टैंड्स एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द स्टार्टअप इन ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखो कितना बढ़िया पॉइंट रहा, यही पॉइंट प्रोज में यूज़ हो गया, यही पॉइंट कॉन्स में यूज़ हो गया, ठीक है। या फिर इसी को प्रोज में यूज़ करना पड़ेगा, डिस्पाइट हैविंग X percentage of digital divide as per the data, India still stands on the third pedestal of the largest steel producer in India in the world। देख रहे हो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक ही पॉइंट को कैसे यूज़ करना है। देन व्हाट डिड वी डू, वी डिड expand our foreign trade। how did we do, we diversified gradually। इंडिया एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया हमने, इंपोर्ट्स को रेगुलेट किया, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं आज के डेट में, हम आज के डेट में सबसे ज़्यादा नॉलेज एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, और ग्लोबल चेन का हम लोग इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, सप्लाई चेन ऑफ नॉलेज एंड सर्विस का। और इंडिया का मेजर रेवेन्यू भी आज के डेट में सर्विस सेक्टर से ही आता है। तो ये सारे मेजर अचीवमेंट थे। तो मेजर अचीवमेंट जब हो गया और पढ़ लिया कि भाई हाँ ये मेजर अचीवमेंट थे इनके, तो इनके कुछ शॉर्ट कमिंग्स एंड चैलेंजेस भी तो रहे होंगे। ऐसा होता नहीं है कि भाई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था महालिनोबिस जी ने और हैरोडमर ने एकदम कि अब सब कुछ देश में तरक्की तरक्की होगा, नहीं। तो कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे। ड्रॉबैक्स क्या था इसका कि अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल डेवलपमेंट, अच्छा सही है, तो लॉन्ग टर्म गोल तो हम अचीव कर रहे थे, बट ये जो हमारा था प्रमोशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब क्या था, नीड, रोल, कंट्रीब्यूशन। देन यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नीड का, ये सब तो नीड था ही हमारा। और जब हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ था हमारा हमारा प्लान, वेयर डिड वी गो फर्स्ट,
फर्स्ट ईयर प्लान वॉज यूज सक्सेस। जब हम बता रहे हैं कितना सक्सेसफुल हुआ था, तो इसी का ड्रॉबैक भी तो होगा कि परसिस्टेंट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट अब भी एग्जिस्ट कर रही है। नीति आयोग बता रही है कि एमपी डेटा शोज दैट 11.2% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल मल्टी डायमेंशनली पोर। देन स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग ये है कि इन सब प्लानिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से हमारा स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। कैसे? मॉडेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट, फेटलिज्म। अब व्हाट इज़ हिंदू ग्रोथ रेट? देखो ये टर्म ना जी ए कृष्णा जी ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग ये था कि हिंदू का जो ग्रोथ रेट था उस समय, दैट वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द फैक्ट ऑफ आइडिया ऑफ फेटलिज्म, कि कुछ गड़बड़ ना हो, राइट? उसके आधार पे ये पूरा कंट्रोल था, ये पूरा इकोसिस्टम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसको राजकृष्णा जी ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था, कि कोई ज़्यादा असर नहीं डाल रहा है मेंटली कि हाँ तरक्की हो रही है। देन लैगर नेचर ऑफ इंडियन पीएसयू। भाई देखो बीएसएनएल अभी जब दुनिया 5G पे चली गई है तो 4G का टावर लगा दिया, 4G का टावर लगा दिया टाइप से वो कर रहा है, चाहे इसके लिए पॉलिसी रिफॉर्म की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, बट लैगर मेंटालिटी है। अब देखो एयर इंडिया के साथ क्या हुआ? पहले प्राइवेट सेक्टर था, पब्लिक बना, फिर प्राइवेट बनाया गया उसको। तो क्या है? नॉट मूविंग एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। एयर इंडिया शोड वॉट? इनएफिशिएंट नेचर ऑफ पीएसयूज। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, रेड टेपिज्म, बाबूडम जिसको बोलते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन एंड लीकेज हो गया इसके तहत। जैसे एग्जांपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1951 पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पे, कि ये क्या था? ये पूरा लाइसेंस राज ही था। रोड बनाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, ट्रक चलाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, ट्रक खरीदने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, है ना? उस ट्रक को शोरूम से जो बेचेगा उसको एक लाइसेंस चाहिए, जो ट्रक को बनाएगा उसको एक लाइसेंस चाहिए, उसको बतेर तरह के लाइसेंस चाहिए, रबड़ के लिए लाइसेंस चाहिए, लोहे के लिए लाइसेंस चाहिए। सो पूरा एक एकत्र राज था लाइसेंस का ही, तो इसको लाइसेंस राज बोलते थे। और कौन इशू करता था? इशूइंग इंस्पेक्टर, तो इसको इंस्पेक्टर राज भी बोलते थे। बाबूडम, बाबू लोग करते थे तो बाबूडम भी बोलते हैं। दिस आर जस्ट निक नेम, ठीक है? देन रीजनल इम्बैलेंस हो गया, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब में क्या है? डेवलपमेंट पेस बहुत हाई रेट से हो रहा है, बहुत यहाँ पे एफडीआई आ रही है, बट वहीं देखो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, क्या है ये? दिज आर लैगिंग एसडीजीपी में। द नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये तो बात थी ही नहीं भाई। देश जब आज़ाद हुआ था, एनवायरमेंट को कौन सोच रहा था? बोलता भाई काटो ना पेड़, काटना ज़रूरी है। देखो यही बता रहा हूँ कि डिफॉरेस्टेशन से ना ग्रोथ तो आएगा, पक्का आएगा। इसके फर्नीचर निकलेंगे, इसके वुड निकलेगा, टिम्बर निकलेगा, अलग अलग जगह यूज़ होगा, उसके पानी को कहीं और सेटल किया जाएगा, एनीथिंग। मतलब हाँ, अगर जैसे जैसे अब केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं? पानी को वो कर रहे हैं डाइवर्ट, सेटल कहीं और करा रहे हैं उस पानी के कैनाल को। सो व्हाट आर वी डूइंग टेक्निकली? हम एनवायरमेंटल को स्पॉइल कर रहे हैं। बट अभी अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास एटलीस्ट नॉलेज है कि एनवायरमेंट को सेव करना है। तो उस समय क्या था? नॉन एग्जिस्टेंट ही था ये पूरा का पूरा कहानी, ठीक है? इस चीज़ को भी यहीं रखेंगे। आधे घंटे के ऊपर हो गया करीब। अभी आज ही मैं आपको दूसरा लेक्चर भी दूंगा, उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स पढ़ लिया हमने, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म आगे पढ़ेंगे, ठीक है?